आई थिंक कम है ना? सही है। चलो भाई, तुमको कब से ये सब आदत हो गया है कम लाइट में रहने वाला? बैठो, फटाफट बैठो। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कल सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया है। कल हम लोग देखो ये सब पढ़े थे, सॉल्ट एंड इट्स टाइप, जिसमें सिंपल सॉल्ट जिसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट पढ़ चुके हैं, डबल सॉल्ट हो गया है, एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड हो गया है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया है। तो आप देखोगे तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यही टॉपिक्स है, सॉल्ट एंड इट्स टाइप में। इसी में फिर एसिडिक और बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट है। आज हमें शांत, आज हमें रिप्रेजेंटेशन और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और फिर लिगेंड और उसके टाइप के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह बढ़ने लगता है। मतलब ये लिगेंड जो है, शांत हो जाओ वरना बाहर करूंगा अभी 2 मिनट में। जब पढ़ाई स्टार्ट है, नो मजाक। लिगेंड जब आपके पास आ जाएगा तो लिगेंड का यूज ये सारे अगले आने वाले टॉपिक्स में होने वाला है। तो लिगेंड से थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग होगा वो होगा टर्मिनोलॉजी, और फिर चलेंगे रिप्रेजेंटेशन। पहले रिप्रेजेंटेशन, फिर चलेंगे टर्मिनोलॉजी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा आइए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। कल इस्तेमाल आया था, बस ये कौन सा था? द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में लगता है? ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यहां पे आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़ा था, याद करो अगर तो, केसीएन और एफिसिएन ट्वाइस और केसीएन को हमने ऐड किया था। लास्ट के 3 एग्जांपल होंगे, हमने एफिसिएन ट्वाइस प्लस 4 केसीएन को हमने ऐड किया था। इन दोनों को जब हमने ऐड किया था तो देखो 2 सिंपल सॉल्ट हैं, इनको हमने हीट कर दिया, इनका मिक्सचर बना के हमने हीट कर दिया। तब तक हीट किया है जब तक ये इवापोरेट ना हो जाए। इवापोरेट होने के बाद हम लोग इन्वर्टेड फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते थे, उसको फिर हम लोग क्रिस्टल बनाते थे, उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते थे। तो सबसे पहले जो एडिशन कंपाउंड हमारे पास बना था, कल हम लोग एफिसिएन ट्वाइस डॉट 4 केसीएन बन गया था। इसका कोई नाम नहीं था। और फिर मैंने बताया था कि इसको फर्दर जब आप रीअरेंज कर दोगे, सारे एटम्स को, बॉन्ड्स को रीअरेंज करके एक जगह लिखोगे, तो फिर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, वो K4FeCN6 बन जाता है। ठीक है, अब K4FeCN6 को कल हमने वाटर में डाला था। K4FeCN6 को फिर हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था, वाटर में डाला था। तो मैंने कल बताया था कि चूंकि एडिशन कंपाउंड है, चूंकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो वाटर में डालने पे सारे केटायन एनायन अलग अलग नहीं टूटते। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसीलिए तो बोला था कि जब हम इसको वाटर में डाल रहे थे तो हमारे पास सारे केटायन एनायन अलग अलग नहीं टूट रहे थे। देखो, केवल K+ अलग हुआ था, बाद बाकी सब एक साथ ही थे। ये सारे अलग अलग नहीं हुए थे, Fe अलग नहीं हुआ, Cn अलग नहीं हुआ। तो ऐसे कंपाउंड जिसको पानी में डालने के बाद सारे केटायन एनायन में नहीं टूट रहा है, तो इसको कौन से कंपाउंड बोलते थे? कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स। यही था आपके पास पहला वाला। अब इसकी हमें रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है कि एक्चुअली में होता क्यों, कैसे है ये, क्यों सारे केटायन एनायन में नहीं टूटा। कल हमने केवल डेफिनेशन पढ़ लिया, आज हम उसका लॉजिक या रीजन समझेंगे कि क्यों ये केटायन एनायन में नहीं टूटा, वाई Fe अलग नहीं हुआ, क्यों Cn अलग नहीं हुआ। तो ब्रैकेट के अंदर वाले नहीं टूटते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले टूट जाते हैं। देखो होता क्या है, ये जो कंपाउंड आपके पास रहता है ना FeCN6, इसमें जो मेटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल, वो कंपाउंड के बीचों बीच होता है। और 6 Cn जो है, 6 Cn 6 तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है। 6 Cn
6 तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है। तो FeCN4 आपको यहां पे दिख रहा है, FeCN4 आपके पास दिख रहा है, इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में दिखा लेना, FeCN4। और FeCN6 है मेरे पास, तो 2 CN और है। FeCN6 है मेरे पास, 2 CN और है, एक CN ऊपर की तरफ से अटैक करेगा और दूसरी CN जो रिमेनिंग है वो नीचे की तरफ से बॉन्ड बना लेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों FeCN अलग अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि Fe और CN में एक बॉन्ड नहीं है, 6 बॉन्ड बना हुआ है, हाईली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया है, वहां पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल हीटिंग से ये टूटने वाला नहीं है, नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन से टूटने वाला ये नहीं, इसलिए Fe और CN कभी भी नहीं टूटता है। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाया था कल, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा था CuSO4 प्लस 4 अमोनिया मोलिक्यूल को हमने रिएक्शन कराया था, तो ये बना था CuSO4.4 अमोनिया। जब हमने इसको रीअरेंज किया था, जब हमने इसको फर्दर रीअरेंज किया था, तो कल हमारे पास एक कंपाउंड बना था जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहे थे, वो था CuNH3 SO4, CuNH3 SO4 ये बन रहा था। अब जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला था, पानी में डाला था, तो क्या हुआ था, क्या ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटेगा, ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जाएगा? तो ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जा रहा था, ब्रैकेट के अंदर वाला एज इट इज था, तो कॉपर अलग नहीं हुआ, अमोनिया अलग नहीं हुआ, सल्फेट अपना SO4-2 बना के अलग हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ये क्यों नहीं टूटा इसको समझना है। ये इसलिए नहीं टूटता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नहीं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कॉपर के साथ, कॉपर बीचों बीच होगा और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया बना रहा है। तो एक नहीं, 2 नहीं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो सोचो कितना स्ट्रांग हो चुका होगा। और चूंकि ये स्ट्रांग हो गया है, तो नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिलाने से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, और नहीं टूटता है, जो कंपाउंड नहीं टूटता है उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये भी लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से वो स्ट्रांग हो गया वो वाला पार्ट, और चूंकि स्ट्रांग हो गया तो नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन डालने से वो नहीं टूट रहा है। एक और एग्जांपल हमने आपको कल बताया था कि NaCN प्लस AgCN, NaCN प्लस AgCN को जब हमने मिलाया था तो कोऑर्डिनेशन NaCN.AgCN बन गया आपके पास। जब हमने इसको रीअरेंज किया था तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था, हमने इसको जब रीअरेंज किया था तो आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा NaAgCN twice, NaAgCN twice, ये बन गया आपके पास NaAgCN twice। ठीक है, अब ये भी जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो ब्रैकेट के अंदर वाला कभी भी नहीं टूटता है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो तो टूट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर नहीं टूटेगा। AgCN होल ट्वाइस, और Ag पे ब्रैकेट पे कितना चार्ज आ जाएगा भाई, Na पे +1 है तो न्यूट्रल रखने के लिए क्या आएगा, -1। यहां पे बाहर क्या था, -1, ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, +2, सॉरी -2 था, क्या आ जाएगा, +2। यहां पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, +4, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -4। ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए पूरा लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट के बाहर का चार्ज देखो, उसको न्यूट्रल करने के लिए अपोजिट चार्ज ब्रैकेट पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं टूटा होगा, ये इसलिए नहीं टूटा होगा क्योंकि जो मेटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक नहीं 2 AgCN ट्वाइस। इस तरह से बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास AgCN पे बन रहा है। तो क्यों नहीं टूटता है, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में डालने के बाद नहीं टूटता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कई सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होते हैं, मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, एंड देयरफॉर इट डू नॉट ब्रेक इजीली ऑन एक्वस सॉल्यूशन। रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगी कैसे रिप्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कल अपने फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया था, बट फॉर्मूले के अंदर है क्या, ये FeCN6 है क्या। FeCN6 में जो मेटल आएगा, देखो एक ही मेटल आपके सिलेबस में पढ़ना है, जो मेटल आएगा वो बीच में आता है और बाद बाकी सारे साइड साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। यहां भी मेटल कॉपर दिख रहा है, बाद बाकी सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। यहां भी मेटल आपको Ag दिख रहा है, रिमेनिंग ऑल विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास रहा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कैसा होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के यहां पे आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, जरा ध्यान से देख के बताना। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से टाइप का बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और आयोनिक भी है। कैसे आयोनिक है? क्या यहां पे +4 चार्ज दिख रहा है, यहां -4 चार्ज दिख रहा है, तो +4 और -4 के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली यहां पे -2 चार्ज दिख रहा है, ये ओवरऑल +2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली यहां पे Na+ और AgCN में क्या आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है? तो सॉरी, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन ही रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है। तो अगर कोई पूछे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवलेंट बोलो कोऑर्डिनेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे नोट लिखेंगे, लिख लो ये वाला, फिर लास्ट में नोट लिखो। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बोला जाए या कोऑर्डिनेशन बोला जाए, बात एक ही है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड आपको यहां पे मिलते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या आपके पास आयनिक बॉन्ड मिलता है, और ब्रैकेट के अंदर कोवलेंट या कोऑर्डिनेट जिसको आप बोल सकते हो। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम आगे इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि ब्रैकेट के अंदर को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ना है। आप लोग अपने दिमाग में मैपिंग बनाते चलिएगा पूरे चैप्टर का, कल क्या क्या हुआ है, आज क्या क्या हो रहा है, कल क्या क्या होगा, मैप बना के रखिएगा, छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आया था इससे, इस बार 2 या तो 3 आ ही जाएगा। इस बार पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, तो कहीं ना कहीं से बढ़ेगा, या तो बॉन्डिंग से या तो इससे। और इससे बढ़ा तो -1 होने के ज्यादा चांसेस हैं।
क्योंकि 45 ही आएगा ना, अब तो ऑप्शन थोड़ी है। हो गया? हो गया है ना? लिखो टर्मिनोलॉजी। अब रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कैसे रहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्यों नहीं टूटता है, ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं, इनमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझना है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं? सबसे पहले आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये किसको कहते हैं, आइए एक बार समझते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं? बोर्ड पे देखना, मैंने तीनों एग्जाम्पल वापस लूंगा। K4FeCN6, K4FeCN6 में आपको यह पता चल गया है कि जब मैं इसको वाटर में डाल रहा हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है क्या वो आयन बना लेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर का पार्ट है वो नहीं टूट रहा है, वो एज इट इज है और आपके सामने ये -4 बना के रहेगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है क्या वो पानी में डालने के बाद आयन बन जा रहा है? तो इसी वजह से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को पानी में डालने पे क्या वो आयन में कन्वर्ट हो गया, और आयन में कन्वर्ट हो गया है, देयरफॉर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर मैं आपको बोलूं दूसरा एग्जांपल लेके कि CuNH3 4SO4 है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपके पास CuNH3 4SO4 ऐसा आ रहा है। आप मुझे बताओ इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है? SO4 वाला पार्ट जो है क्या वो आयोनाइजेशन स्फीयर में आ जाएगा? ओके। अगर मैं आपसे तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं NaAgCN ट्वाइस, तो जो आयोनाइजेशन स्फीयर है उसमें कौन है? Na आ जाएगा, तो दिस इज योर आयोनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट। तो आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर पता लग गया है, वैसा पार्ट जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोवाइड करता है। द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच प्रोवाइड्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वो वाले पार्ट को आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। सिमिलरली यहां पे दिस इज IS लिख देता हूं आयोनाइजेशन स्फीयर, IS लिख देता हूं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको आयोनाइजेशन स्फीयर का लॉजिक भी समझ में आ गया, वो वाला पार्ट जो आयन प्रोवाइड कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में वही आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर में कहलाएगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक और पार्ट है जो आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है? वो आयन प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो वैसा पार्ट जो आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, वैसा पार्ट जो आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्यों नहीं आयन प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वैसा पार्ट जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से आयन नहीं बन रहा है उसको क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच प्रोवाइड आयन टू द aqueous solution is ionization sphere, and the part of
A complex compound which do not provide ion due to coordinate bond formation is known as coordination sphere. इसको फटाफट बना के लिख लीजिए यहां पे, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आयोनाइजेशन स्फीयर, part of complex compound which provides ion, जो आपको आयन प्रोवाइड कर दे रहा है, which provides ion to aqueous solution, aqueous solution को आयन बना के दे देता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा आपके पास पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म. जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो आयन प्रोवाइड नहीं करेगा. आयोनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो सेकंड टर्म है, पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म ये था, दो टर्म आपके पास आ गया है. जो थर्ड टर्म है वो है सेंट्रल मेटल एटम. ये किसको कहते हैं यहां पे सेंट्रल मेटल एटम, ये पहचानना है. तो सेंट्रल मेटल एटम बोर्ड पे एक बार देखना, फिर वापस लिखना आप लोग, पहले बोर्ड पे देख लो. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल मिले वही सेंट्रल मेटल एटम है. जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जो मेटल आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज योर सेंट्रल मेटल एटम. और सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोला गया, बिना रटे समझो, क्योंकि ये वाला मेटल क्या सेंटर पे जाके बॉन्ड बना रहा है. ये वाला मेटल देखो क्या सेंटर पे आ गया है, बॉन्ड बना रहा है. देयरफॉर चूंकि जो मेटल है वो सेंटर पे आके बॉन्ड बना रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम, द मेटल which is present inside coordination sphere is known as central metal atom. मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी है, देखो पोटेशियम भी मेटल है, आपके पास सोडियम भी मेटल है, बट वैसा मेटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम. तो लिख लो, मेटल प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर is central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम जो होता है जनरली डी ब्लॉक वाले होते हैं. जनरली होने के लिए पी ब्लॉक भी होगा, बट जनरली डी ब्लॉक वाले भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं. उसका लॉजिक है, समझते हैं, पहले इतना लिख लो. बाहर कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, एकदम सुहाना मौसम जिसको बोलते हैं, मरीन ड्राइव वाला मौसम हो रहा है. चला जाए क्यों? मौसम क्या होता है, आदि मानव पैदा हुए हो क्या? क्या कह रहे हैं? सोनाली, पता नहीं मिली कि नहीं मिली यार वो तो. हाँ यार, सोनाली गुम हो गई है वेदांतों से, बताओ कोई सोनाली है? नहीं आ रही है, एक आध महीने से उसके पेरेंट्स खोज रहे हैं.
नहीं नहीं, पेरेंट्स तो खोज ही लेते हैं, फिर हॉस्टल रूम से ज्यादा कहाँ मिलेगा। कोचिंग इंसान नहीं आ सकता ना, हॉस्टल रूम में तो मिल ही सकता है। तुमको क्या मिर्गी विर्गी आता है क्या बीच में? लड़की का नाम लिया नहीं, मिर्गी आ गई। ए भगवान, ऐसे दरिंदे टाइप लोग हैं। हो गया। कल भी है तुम्हारी क्लास? सेंट्रल मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक का होता है। नोट, जनरली सेंट्रल मेटल एटम इज ऑफ डी ब्लॉक। जनरली सेंट्रल मेटल एटम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे। चलिए, जनरली सेंट्रल मेटल एटम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज एक तो डी ब्लॉक वाले के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। डी ब्लॉक वाले स्मॉल साइज के होते हैं और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बेटे हाई रहता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और न्यूक्लियर चार्ज आपके पास क्या होता है? हाई। इस वजह से डी ब्लॉक वाले को जनरली सेंट्रल मेटल एटम बनाया जाता है। ये 2 बार पूछा गया है कि क्यों डी ब्लॉक वाले ही सेंट्रल मेटल एटम लिया जाता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है सेंट्रल मेटल एटम को, लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, और लोन पेयर एक्सेप्ट तभी करेगा ना जब उसके पास चार्ज हो। चार्ज नहीं हुआ तो लोन पेयर कैसे लेगा? हाई न्यूक्लियर चार्ज है, इस वजह से वो लोन पेयर को अपने पास रख पाएगा। सेंट्रल मेटल एटम के बाद नेक्स्ट आता है व्हाट आर लिगेंड्स। चौथा आपके पास आ जाएगा लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स क्या होता है? अगेन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे क्या बनते हैं? लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो तो रिमेनिंग जितने भी हैं सब लिगेंड हो जाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो, बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे? लिगेंड। अच्छा, लिगेंड जितने भी हैं आप देखो वो सब इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे? क्योंकि अभी अभी आपको समझाया है कि इसको लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। लिगेंड्स का काम क्या है? लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। तो लिगेंड वैसे एटम या ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ एटम, वैसा एटम या मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। लिगेंड वैसा एटम या मॉलिक्यूल को बोलेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो लिगेंड वैसे एटम होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपना लोन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। व्हाट आर लिगेंड्स? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल को छुपा दो, रिमेनिंग सारे लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड्स का काम क्या है? लोन पे डोनेट करना सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेना। तो लिगेंड उनको बोलेंगे वैसा एटम या वैसा मॉलिक्यूल जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा और अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। दे आर नोन एज लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में लिखेंगे एटम या मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल विच डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, जो लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। एटम या मॉलिक्यूल ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है।
ये अपना लोन पे डोनेट करता है मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं सारे के सारे लिगेंड्स। ऑल लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा। ऑल लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। आयोनाइजेशन स्फेयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, लिगेंड हो गया। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। तो पांचवा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे नहीं, बस समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। यहां पे अभी अभी आपने समझा है कि सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, और ब्रैकेट पे कितना जाएगा, -1। अब देखो इस ब्रैकेट पे -1 चार्ज है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द चार्जेस -1 आने वाला है। भाई ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज है, मतलब इसका ओवरऑल टोटल चार्ज है। इसका मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका चार्ज का सम कर दिया जाए तो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ चार्ज लिगेंड पे आएगा और कुछ चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे आएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर का चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कुछ चार्ज होगा। क्यों चार्ज आएगा, क्योंकि देखो ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर कुछ चार्ज है और ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है, इसका मतलब इनके चार्ज का सम ही तो लिखा हुआ है, ओवरऑल चार्ज ही तो लिखा हुआ है। जैसे SO4 -2 लिखा है, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज ही तो लिखा है। PO4 -3 लिखा होता है, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज ही तो लिखा है। सिमिलरली इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही तो टोटल चार्ज लिखा हुआ है, इस पूरे मॉलिक्यूल का ही तो टोटल चार्ज लिखा हुआ है। सिमिलरली इस पूरे का पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही तो चार्ज लिखा हुआ है। हाँ, तो देखोगे आप कि यहां पे पूरा का पूरा चार्ज ही तो लिखा गया है यहां पे। तो इस चार्ज का मतलब हुआ कि पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज। सिमिलरली ये पूरे अंदर के मॉलिक्यूल का चार्ज लिखा हुआ है -4, इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज लिखा हुआ है +2, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर का चार्ज लिखा हुआ है -1। दैट मींस इस पे कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा, ऐड करके -1 आ रहा होगा। इस पे कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा, ऐड करके +2 आ रहा होगा। इस पे कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा, ऐड करके -4 आ रहा होगा। तो जो चार्ज मेटल पे आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और लिगेंड के चार्ज की बात अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करने वाले हैं। तो लिखो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज आएगा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब समझो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे इस वाले में आओ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही तो बनाया हुआ है, तो देखो क्या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं।
तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बनता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल्ड CN, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज था कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म्स थे जो बार बार इस्तेमाल में आएंगे। टर्मिनोलॉजीज के बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टर्मिनोलॉजीज हो गया, लिख लिया, लिखना है, लिखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स पढ़ने वाले हैं अब। जिसको लिखना है जल्दी लिख लो, 20 सेकंड में। हाँ, कोई डाउट है तो पूछो। आपके पास 6 टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हो गया। इसके बाद अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स किस किस तरह के होते हैं। पढ़े आगे, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो सबसे पहले लिखो 3 तरह से हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स पढ़ने हैं। पहले चार्ज के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, फिर नेचर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं। 3 तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, on the basis of nature of ligand and on the basis of central metal atom। सबसे पहले पढ़ेंगे on the basis of complex ion। ये 2 मिनट का टॉपिक है, तुरंत ही हो जाएगा। जो लास्ट ईयर आपसे सवाल पूछा गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड पे ही पूछा गया था, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 तरीके में डिवाइड किया गया है। बोर्ड पे देखना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 तरीके में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपके पास 4 टाइप्स हैं, एक एक करके हम सारे टाइप्स को पढ़ते हैं। देखो सबसे जो पहला टाइप है वो है, हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अभी तक देखो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम बना रहे हैं उसमें आपके पास, शांत, अभी तक जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं उसमें आप देखोगे तो एक केटाइन का पार्ट मिल रहा है, एक एनाइन का पार्ट मिल रहा है, एक एनाइन का पार्ट मिल रहा है, एक केटाइन का पार्ट मिल रहा है। यहां एनाइन है, यहां केटाइन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या, ये तो सॉल्ट ही तो है। डबल सॉल्ट जो पानी में नहीं टूटा वही तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। तो बेसिकली है क्या, सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होता है, केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन। केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन को ही सॉल्ट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, सॉल्ट, इट्स अ सॉल्ट। ये क्या होता है, एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड जो पानी में नहीं टूटा, उसी को तो हमने बोल दिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट है तो क्या ये आपके पास केटाइन और एनाइन होगा। अब केटाइन एनाइन होगा तो देखो, हो सकता है केटाइन आपका सिंपल केटाइन हो लेकिन कॉम्प्लेक्स एनाइन बना रहा हो, या हो सकता है एनाइन आपका सिंपल हो, केटाइन जो बन रहा हो वो कॉम्प्लेक्स बन रहा हो। या कई ऐसे पढ़ेंगे जिसमें जो केटाइन वाला पार्ट है, एनाइन वाला पार्ट है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाए।
और कई ऐसे भी होंगे जहां पे केटाइन और एनाइन दोनों ही सिंपल है, वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है। तो चार्ज के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार तरह के हो सकते हैं। हो सकता है जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि केटाइन और एनाइन होगा। हो सकता है आपके पास केटाइन सिंपल हो, सिंपल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना रहा है, सिंपल केटाइन। लेकिन जो एनाइन बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स एनाइन बने। अच्छा, सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन का एग्जांपल आपने अभी भी देखा है कि देखो K4 Fe6 पोटेशियम क्या है, सिंपल, लेकिन जो एनाइन बन रहा है क्या वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है? देखोगे जब इसको तोड़ के देखोगे आप तो 4K बन रहा है, पोटेशियम सिंपल, और यहां पे FeCN6 -4 बन रहा है। तो 4 पोटेशियम है और FeCN6 बेटे यहां पे -4 बन रहा है। क्या ये बनेगा सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन? आप देखोगे बोर्ड पे आपके पास ये वाला भी K3 FeCN6 मान लो लिख देता हूं, ये भी वही एग्जांपल है। जब इसको आप केटाइन एनाइन में तोड़ के देखोगे तो केटाइन एनाइन में कैसे टूटेगा? पानी में डालने के बाद। पानी में डालने के बाद 3 पोटेशियम मिल रहा है और जो एनाइन मिल रहा है क्या वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला टाइप हुआ, हो सकता है केटाइन बड़ा सिंपल दिख जाए, उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह नहीं बन रहा है, लेकिन एनाइन जो बने उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है वो सिंपल। अच्छा, दूसरा, हो सकता है आपके पास कॉम्प्लेक्स केटाइन हो, अब उल्टा कर दो, हो सकता है केटाइन कॉम्प्लेक्स हो जाए लेकिन एनाइन क्या हो जाए? सिंपल। जैसे कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनाइन का एग्जांपल लिखता हूं मैं। क्या आपके पास CuNH3 SO4, जब इसको आप पानी में डालोगे तो कैसे केटाइन एनाइन में टूटेगा? क्या आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट पे +2 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहां पे जा रहा है CuNH3 में +2 जा रहा है। और क्या यहां पे बेटे आपके पास SO4 पे -2 जा रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिखा था NaAgCN ट्वाइस, सोच के बताओ किस पार्ट में आएगा, 1 में या 2 में? NaAgCN ट्वाइस 1 में आएगा 2 में आएगा? NaAgCN होल ट्वाइस 1 में आएगा 2 में आएगा? 1 में आ रहा है ना, पानी में डालने के बाद सिंपल केटाइन बन रहा है, एनाइन वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो NaAgCN ट्वाइस ये जो है आपके पास, दिस विल बी सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो आप पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला क्या वो सिंपल केटाइन प्रोड्यूस कर दिया, और जो एनाइन प्रोड्यूस किया है क्या वो कॉम्प्लेक्स हो गया है? सिंपल हो गया वो वाला पार्ट। कॉम्प्लेक्स केटाइन एंड सिंपल एनाइन में और लिखे CuNH3 SO4, फिर लिखो CuCl4 और यहां पे आप दे दोगे Br2, CuCl4 और आप यहां पे दे दोगे Br2। ठीक है, अब जब इसको पानी में डालोगे तो क्या ये Br- प्रोड्यूस करेगा सिंपल एनाइन, लेकिन +2 में क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स। तो क्या आप सेकेंड वाला पार्ट हो गया? तो CuCl4 यहां पे बन जाएगा +2 में और 2 Br- निकल जाएगा। तो एनाइन तो सिंपल है बट केटाइन वाला पार्ट क्या स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स केटाइन भी है एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन भी है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स केटाइन भी है एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन भी है। जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाएं, जैसे CuNH3 यहां पे आता है बेटे +2, ये चार्ज निकालना सिखाऊंगा आगे, और फिर आता है आपके पास CuCl4, यहां पे आता है बेटे -2। देखो इस बार कॉम्प्लेक्स केटाइन भी है और एनाइन पे भी ब्रैकेट आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनाइन भी है। आगे पढ़ना है, ये वाले डिटेल में पढ़ना है, अभी तो बस टाइप्स देख रहे हैं। जैसे PtNH3 प्लैटिनम अमोनिया के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहां पे +2 होता है, और PtCl4 यहां पे -2 होता है। तो इस टाइप के कंपाउंड में केटाइन भी है कॉम्प्लेक्स, एनाइन भी है कॉम्प्लेक्स, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। और चौथा क्या हो सकता है? दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल केटाइन, सिंपल एनाइन, लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में आएगा? भाई जब सिंपल हो गया तो क्या वो नॉर्मल हो गया? नॉर्मल हो गया, जैसे सिंपल केटाइन सिंपल एनाइन क्या हो गया आपके पास? NaCl ले लो, NaCl को पानी में डालने पे क्या बनता है? सिंपल केटाइन सिंपल एनाइन। CuCl2 ले लो, KCl ले लो, MgCl2 ले लो, डॉट डॉट डॉट, आपके पास ये हो सकता है। या फिर
सिंपल केटाइन सिंपल एनाइन वाले में ऐसे भी हो सकता है NiCO4, NiCO4, सिंपल केटाइन सिंपल एनाइन, और इसको लिख दो जब केटाइन भी सिंपल एनाइन भी सिंपल मिलके तो न्यूट्रल ही होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जैसे NiCO4 जितने भी कार्बोनिल वाले होंगे, है ना, पैलेडियम CO4, PtCO4, कार्बोनिल कंपाउंड्स आगे पढ़ना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। तो यहां पे सिंपल केटाइन सिंपल एनाइन या तो टाइप 1 ऊपर वाला हो गया, एक एक केटाइन एक एक एनाइन, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं, सिंपल केटाइन सिंपल एनाइन वाले में। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज या तो चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स या तो सिंपल। तो ये चार तरह के होते हैं चार्ज के बेसिस पे, जो लिख लीजिए समझ लीजिए भूल जाइए, नहीं पूछेगा ना कोई चांसेस ऐसे पूछने के। पढ़ाए क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में है, अब बगल वाली बिल्डिंग में भी पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए हम भी पढ़ा देते हैं। कंपेयर भी अच्छे से करो भाई। चलो इधर आओ, कहती तुमसे करा लो जितना। सब ओझा सर के फैन हो गया तुम लोग हैं? नहीं, खान सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। खान सर ने जब से वो रील में देख लिया हो ना खान सर का, हमारे फैन होते सुधरे हुए रहते, ऐसे जंगली जानवर की तरह एक्टिंग नहीं कर रहे होते क्लास में बैठ के। चलो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, क्या हो गया भाई? बातें करने में तुम्हारा कुछ नहीं छूट रहा है, ऐसे सब छूट जा रहा है। नहीं, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो न्यूट्रल वाला है ये जरूर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। ये ऊपर वाला दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन, लिख लो यहां पे, दिस इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नीचे वाला भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, बट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये हमें सिनर्जिक बॉन्डिंग में पढ़ना है। सीओ की वजह से वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सीओ के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, पढ़ाएंगे अभी आगे, अभी लिख लो, कोई नहीं पूछता ये सब। अगला वाला पूछता है, वो पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड अब पढ़ते हैं कि लिगेंड के टाइप पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कितने तरह से डिवाइड किया गया है। चार्ज के बेसिस पे, लिगेंड के बेसिस पे और सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे, तीन तरह से डिवाइड किया जाता है। हो गया ये वाला? लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर याद है? क्या लिख के आए थे? होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक में क्या लिख के आए थे? नहीं लिखे थे, तुक्का मार के आए थे, तभी तो यहां हो। तब भी ड्रॉप ही ले रहे होते, से गधे हैं। चलो, अब वो मौसम चल रहा, दिवाली तक सबको कॉलेज अलॉट हो जाता है, पता है ना? आपकी दिवाली मेडिकल कॉलेज में बनती है, क्योंकि आपका कॉलेज क्लास स्टार्ट हो जाता है, राइट? दिवाली में फर्स्ट ईयर में आने नहीं मिलता घर पे। ये तुम सोच रहे होगे कि दिवाली में आएंगे और बगल वाले बिल्डिंग में हमें रॉकेट वॉकेट मारेंगे यहां से कि देखो मेरा मेडिकल निकल गया, वो सब नहीं होने वाला, वो वहीं पे मिलेगा, इसी बिल्डिंग मारोगे तुम, गधे हैं सब। चलो नेक्स्ट। चलो अच्छी बात है तुम हमारे पड़ोसी नहीं हो, पता लगा अगले दिन घर धवाना पड़ रहा है बुलडोजर से, इतने रॉकेट आ चुके हैं। पड़ोसी है तो दिखना मत, इधर आओ। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार्ज के बेसिस पे आपके चार तरह के थे, वो हमने पढ़ लिया। अब दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड के बेसिस पे देख लेते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बेसिस पे बेटा दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलते हैं। सबसे पहले वाले को बोलते हैं होमोलेप्टिक। अब ये होमोलेप्टिक क्या होता है, ध्यान से समझना। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है बेटा आपके पास हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में उन कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक बोला जाता है जिनमें सारे लिगेंड सेम हो, ऑल लिगेंड्स सेम लेवल के हो, सेम ही हो, उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। अगर लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। जैसे होमोलेप्टिक का एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास अभी अभी लिखा था K4FeCN6, क्या इसमें सारे लिगेंड एक ही हैं? दिस इज होमोलेप्टिक। लेकिन अगर मैं लिगेंड बदल देता हूं, देखो 2 CN 4 CN कर देता हूं और बेटा यहां पे 2 अमोनिया भी ऐड कर देता हूं, टोटल 6 रखना है तो 4 CN और 2 अमोनिया रख दिया, क्या अब लिगेंड बदल गया? और लिगेंड अगर बदल दिया तो हेट्रोलेप्टिक। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सारे लिगेंड सेम हो होमोलेप्टिक, और सारे लिगेंड सेम ना हो इट इज हेट्रोलेप्टिक। लिख लीजिए इसको, CuNH3 होल 4SO4, यहां पे आ जाएगा CuNH3 होल ट्वाइस Cl2SO4। एक से ज्यादा अगर लिगेंड्स दिख जाए दैट इज हेट्रोलेप्टिक। ओनली वन लिगेंड, ऑल लिगेंड्स आर सेम। सारे लिगेंड्स आपके पास बेटे सेम हो जाएं, दे आर नोन एज होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में आ जाएगा मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। सारे लिगेंड सेम हो जाएं उसको होमोलेप्टिक, बाकी को हेट्रोलेप्टिक। कितना आसान सवाल आया था, पूछा गया था मैच द कॉलम के अंदर कंपाउंड देके कि राइट मैच करना है। एक में सारे लिगेंड सेम दिए हुए थे, एक में सारे लिगेंड डिफरेंट दिए हुए थे। जो क्वेश्चन में आया था वो यही वाला था। इसको आपको होमोलेप्टिक बताना था, इसको आपको हेट्रोलेप्टिक बताना था। फ्री के 4 नंबर थे, इसीलिए तो कट ऑफ बढ़ा था बेटा, इतना सवाल सरल आया था। तो अब नहीं होगा वो। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद थर्ड टाइप, सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टाइप। हो गया ये? एक और आता है होमोन्यूक्लियर और दूसरा आता है पॉलीन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे। अगर एक सेंट्रल मेटल एटम है होमोन्यूक्लियर, अगर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम है पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर बस नाम समझना है, डेफिनेशन समझना है। पॉलीन्यूक्लियर सिलेबस में नहीं है, केवल एक तरह का न्यूक्लियस ही सिलेबस में है। आप एनसीईआरटी खोलोगे वहां पे बनाया हुआ है पॉलीन्यूक्लियर के 2, बस वही सिलेबस में। डेफिनेशन, उसका बॉन्डिंग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, आईयूपीएसी, ये सब सिलेबस में नहीं है। लिखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। on the basis of central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स दो तरह का होता है। पहला लिखेंगे होमोन्यूक्लियर या फिर इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
दूसरा आपके पास आ जाएगा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहां पे आ जाएगा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोन्यूक्लियर या मोनोन्यूक्लियर में लिखेंगे ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम, एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसको हम लोग बोल देंगे, जो भी हमें सिलेबस में पढ़ना है वो यही पढ़ना है, केवल एक सेंट्रल मेटल एटम आए उसको होमोन्यूक्लियर या मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम आ जाए पॉलीन्यूक्लियर। मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम आएगा तो इसको हम लोग कह देंगे पॉलीन्यूक्लियर। ओनली वन सीएमए मोनोन्यूक्लियर या होमोन्यूक्लियर, मोर देन वन सीएमए पॉलीन्यूक्लियर। अभी जितने भी हमने लिखे हैं K4FeCN6 ये सब क्या है? मोनोन्यूक्लियर। CuNH3 होल 4SO4 एक ही सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, दीज आर मोनोन्यूक्लियर। NaAgCN ट्वाइस एक ही सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, होमोन्यूक्लियर या मोनोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियर में कोबाल्ट, कोबाल्ट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेटे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, 3 हो गया। फिर C डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसे लिख लो CO, फिर यहां आ जाएगा CO, फिर यहां आ जाएगा आपके पास CO। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा CO, यहां पे आ जाएगा CO, यहां पे आ जाएगा CO। इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, बाद में आएगा। एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहा होगा, 2 कोबाल्ट आपको नजर आ रहा है। These are polynuclear complex compound। दूसरा पॉलीन्यूक्लियर बना रहे हैं PTNH3, यहां पे भी आपके पास NH3, Cl लग गया यहां पे, Cl अगेन प्लैटिनम आ गया, और NH3 NH3 अगेन एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, 2 प्लैटिनम नजर आ रहा होगा। दे आर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको भी लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई पूछने नहीं वाला। होमोन्यूक्लियर और होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, और बस इसका डेफिनेशन याद रखें, एक न्यूक्लियस है होमोन्यूक्लियर, एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ गया पॉलीन्यूक्लियर। न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल मेटल एटम। फिर लिखेंगे लिगेंड्स। लिगेंड एक अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ये सब तो थ्योरेटिकल है, ये सब तो डेफिनेशन आएगा, आपको मार्क करना है। लिगेंड फिर कई तरीके से आपको डिफाइन भी करना है। लिगेंड के टाइप्स भी कई तरीके के हैं। आपने सुना भी होगा चिलेटिंग लिगेंड के बारे में, इंपॉर्टेंट लिगेंड है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपने एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में सुना होगा, बिना उसके पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। तो सारे लिगेंड्स को पहले हेडिंग डालेंगे लिगेंड, लिखना है, 10 सेकंड लिख लो फटाफट। अभी B3 में वो क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है, खत्म हो गया। SN1 SN2 स्टार्ट हो रहा है, नाइस, मतलब खत्म हो गया। नेक्स्ट, तुम लोग पता चले दिवाली से पहले खत्म ना कर लो, मेरा दिसंबर में होगा देखो।
हाइड्रोकार्बन तो आपके पास, एल्केन तो खत्म ही है, हेलोजिनेशन बचा है शायद, है ना? हेलोजिनेशन थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है ना? एल्केन, एल्केन का ही पार्ट है हेलोजिनेशन। चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिखो लिगेंड। व्हाट आर लिगेंड्स, इसके बारे में हेडिंग डाल लीजिए, लिगेंड एंड इट्स टाइप। हेडिंग डाल दीजिए आपके पास, लिगेंड एंड इट्स टाइप। लिगेंड क्या होता है, देखो ध्यान से। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी क्या थे, लिगेंड से। लिगेंड्स कर क्या रहे थे, लिगेंड्स का काम कोऑर्डिनेट बनाना ही तो था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। तो लिगेंड क्या अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड वैसे एटम होंगे या वैसे मॉलिक्यूल होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम, क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड का डेफिनेशन लिख चुके हैं, दोबारा लिखेंगे। लिगेंड हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो, एटम या मॉलिक्यूल विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल जो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है ना? एटम या मॉलिक्यूल विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड क्या करता है इसका काम, डोनेट्स लोन पेयर। किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को, और डोनेट करने के बाद क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये सब काम कहां होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसीलिए इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हो गया लिगेंड का काम। अब लिगेंड का पहला टाइप आप पढ़ने जा रहे हैं। लिगेंड तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ लिगेंड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ लिगेंड, और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कितने तरह के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले वाले को आप लिखने वाले हैं एनायनिक लिगेंड, दूसरे वाले को आप लिखने वाले हैं केटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, दूसरे वाले को आप लिखेंगे केटायनिक लिगेंड, और तीसरे वाले को आप लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड। एनायनिक लिगेंड, केटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। एनायनिक लिगेंड वैसा लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको एनायनिक लिगेंड कहते हैं। केटायनिक लिगेंड है ना, सीधा लिख दो यहां पे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरिंग लिगेंड इज केटायनिक लिगेंड, एंड जीरो चार्ज कैरिंग लिगेंड उसको बोल देते हैं न्यूट्रल लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए एनायनिक, प्लस चार्ज आ जाए केटायनिक, कोई भी चार्ज ना आ जाए न्यूट्रल। अब एनायनिक लिगेंड का हमें चार्ट बनाना है। एनायनिक लिगेंड के आपके पास चार्ट बनाने हैं, खूब सारे चार्ट हैं अभी। लिखो हेडिंग में एनायनिक लिगेंड। पहले एनायनिक पढ़ेंगे, सबसे बड़ा यही है, फिर केटायनिक पढ़ेंगे, और फिर आपके पास न्यूट्रल बहुत छोटा है। बहुत बढ़िया। जीरो चार्ज नहीं समझ आ रहा है, क्या है न्यूट्रल, मतलब जीरो चार्ज है ही नहीं चार्ज उसके ऊपर।
एनायनिक लिगेंड। अब एनायनिक लिगेंड लिखने के बाद यहां तक लिख लो, फिर साथ में अपन चार्ट बनाते हैं। बनाए एनायनिक लिगेंड। चलो एनायनिक लिगेंड का चार्ट ये बनाएंगे सब लोग साथ में। छोटा सा है क्या? अच्छा अभी लिखना है। तुम्हें पढ़ाना भी एक टैलेंट ही है अपने आप में। पढ़ पा रहे हो यही बड़ी बात है। हमारे ऊपर ऊपर वाले की कृपा है कि तुम पढ़ पा रहे हो। वरना हो तो तुम लोग एमसी स्टैंड वाले ही, पता चल रहा है। एमसी स्टैंड के गाने सुनते तो हो गए ही। नहीं सुनते हो? मान ही नहीं सकता। तुम्हारे यहां डाउनलोड करके रखा होगा कि इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पक्का मैं लिख के दे सकता हूं। चलो भाई चलो इधर आओ। एनायनिक लिगेंड का चार्ट अपन बनाएंगे। ये है एनायनिक लिगेंड का चार्ट। अब एनायनिक लिगेंड में चार्ट तो आप बनाओगे ही, साथ में इसका नाम भी लिखना है। देखो H माइनस को आप अपने 9th 10th वाले दिमाग को लगाओ, बताओ H माइनस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ H माइनस? हाइड्राइड आयन बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे हाइड्राइड आयन। लेकिन अगर आपको लिगेंड लिखना है, आयन नहीं लिखना है, लिगेंड लिखना है, तो जब भी लिगेंड लिखना है तो लास्ट वाले ई को ओ में बदल दो। लास्ट वाले ई को ओ में बदल दो तो क्या लिगेंड आ जाएगा? हाइड्राइडो लिगेंड। तो आयन है हाइड्राइड, बट लिगेंड का नाम लिखते हैं ई वाले, लास्ट वाले ई को ओ बदल देते हैं हर जगह। जैसे यहां पे आओ, क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है? और हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो इसका लिगेंड क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो लिगेंड। हाइड्रोक्साइड आयन है और हाइड्रोक्साइडो लिगेंड है। हाइड्रोक्साइडो लिगेंड है। नाइस। अगले वाले में क्या ये ऑक्साइड O-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। और इसके लिगेंड को ऑक्साइडो लिगेंड बोलते हैं। ये नाम बेटा याद रखना है सब। ऑक्साइडो लिगेंड। O2-2 बेटा इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन। और नाम याद क्या रखना है? नाम याद होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। पर ऑक्साइडो लिगेंड। लाइफ बेटा कई बार मौके देती है सुधरने के। तो आपने पुराने पाप किए हुए हैं, नहीं पता है तो अभी कर लीजिए, उसको सुधार लीजिए। पर ऑक्साइड के बाद O2-1 को बेटा सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। और इसके लिगेंड को बेटा सुपर ऑक्साइडो लिगेंड बोलते हैं। इसके लिगेंड को हम लोग सुपर ऑक्साइडो लिगेंड का नाम देते हैं। सुपर ऑक्साइडो लिगेंड। F- को क्या बेटा फ्लोराइड आयन बोलते हैं? फ्लोराइड आयन है। जब इसके लिगेंड को हमें लिखना पड़ेगा, लास्ट वाले ई को ओ में बदलना पड़ेगा, फ्लोराइडो लिगेंड। ठीक है। आजकल बेटा शॉर्टकट का जमाना है, फ्लोरो भी बोल देते हैं इसको। बेटा तुम इंतजार करो, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा इसके लिए। क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के बाद जब इसका लिगेंड हमें लिखना होगा, क्लोराइडो लिगेंड। क्लोराइडो लिगेंड या फिर इसको क्लोरो लिगेंड बोल देते हैं। ये याद होना चाहिए, इसके चार्ज याद होने चाहिए।
H पे कितना चार्ज है हाइड्राइड में -1, OH पे कितना चार्ज है -1, ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -2, सुपर ऑक्साइड में -1। ये चार्ज आपको याद होने चाहिए, बिना चार्ज के आगे काम नहीं होगा। ब्रोमाइड लिगेंड है और क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइड आयन है और ब्रोमाइडो लिगेंड। ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइडो लिगेंड हो गया, या फिर बच्चों आपके पास ब्रोमो लिगेंड हो गया। सिमिलरली आपके पास I- है, तो ये आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, और E को O में बदलोगे तो आयोडाइडो लिगेंड हो गया, या फिर इसको हम लोग आयोडो लिगेंड के नाम से जानते हैं। S-2, जैसे O-2 को ऑक्साइड बोलते हैं, S-2 को सल्फाइड आयन बोलते हैं, और इसका जब लिगेंड बनाएंगे तो सल्फाइडो, सल्फाइडो लिगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट, ये CO3-2 कार्बोनेट आयन बोलते हैं। लास्ट वाले E को O में बदलोगे कार्बोनेटो लिगेंड हो जाता है। 2-3 बार जाके घर पे लिख लेना। SO3-2, बेटा SO4-2 अगर आपके सामने रहे, SO4-2 अगर आपके सामने रहे तो दैट विल बी सल्फेट आयन। नीचे वाला क्या है आपके पास, सल्फेट आयन है। SO3 एक ऑक्सीजन कम कर दो, सल्फाइट हो जाता है, सल्फाइट आयन। ये हो जाएगा आपके सामने सल्फाइटो लिगेंड, और अगला वाला हो जाएगा सल्फेटो लिगेंड। सल्फाइटो लिगेंड, या फिर अगला वाला आपके पास हो जाएगा सल्फेटो लिगेंड। यहां पे इसको थायोसल्फेट आयन बोलते हैं, इस वाले को थायोसल्फेट आयन बोलते हैं, और लास्ट वाले ई को ओ में बदलोगे थायोसल्फेटो लिगेंड, थायोसल्फेटो लिगेंड। अगले वाले में देखो N-3 नाइट्राइड आयन होता है, और लास्ट वाले ई को ओ में बदलोगे नाइट्राइडो लिगेंड। N3- में आपके पास एजाइड आयन होता है, और यहां पे इसको लास्ट वाले ई को ओ में बदलोगे एजाइडो लिगेंड। NH2- अमाइड आयन होता है, अमाइडो लिगेंड। NH-2 आइमाइड आयन होता है, आइमाइड आयन, और इसको आइमाइडो लिगेंड पढ़ते हैं, आइमाइडो लिगेंड। CN- साइनाइड आयन होता है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं साइनाइडो लिगेंड, साइनाइडो लिगेंड। NC- आइसोसाइनाइड आयन होता है, आइसोसाइनिडो लिगेंड। OCN- को बोलते हैं बेटा साइनेट आयन, साइनेट आयन, और इसको बोला जाता है साइनेटो लिगेंड। यहां पे बोल देंगे हम लोग साइनेट एन, साइनेट एन आयन बोलते हैं इसको, क्योंकि एन से डोनेट कर रहा है, तो साइनाइटो एन, साइनेटो एन लिगेंड बोलते हैं। यहां पे साइनाइटो ओ लिगेंड बोलते हैं। अगर एन पहले लिखा है तो साइनाइटो एन, अगर ओ पहले लिखा है साइनेटो ओ।
इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट आयन है ये, और थायोसाइनेट आयन है तो थायोसाइनेट एस लिख देंगे, थायोसाइनेटो एस लिगेंड। लिगेंड में बेटा एटम दिखाना पड़ता है, आयन में एटम दिखाने की जरूरत नहीं होती है, दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते। थायोसाइनेट आयन है थायोसाइनेटो एन। लिगेंड में इसलिए दिखाने की जरूरत है क्योंकि लिगेंड में डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है ये दिखाने की जरूरत है। इसको आइसोथायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं। P-3 को नाइट्राइड के बाद फॉस्फाइड आता है, फॉस्फाइड आयन, और फॉस्फाइड आयन है तो फॉस्फाइडो लिगेंड बोलते हैं। यहां पे ये फॉस्फेट आयन है, PO4-3 फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेटो लिगेंड। फॉस्फाइडो लिगेंड और फॉस्फेटो लिगेंड। ये लिगेंड्स का नाम, लिगेंड का फॉर्मूला, लिगेंड का चार्ज, ये याद ही करना है आपको। याद नहीं करेंगे मुश्किल होगी पूरे चैप्टर में। पूरा लिखा है तो पूरा ही याद करना होगा, हंसी मजाक में तो लिखते नहीं है। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो। एनायनिक लिगेंड इससे बाहर नहीं आता है, ना है, पॉसिबल ही नहीं इसके बाहर, तो है भी नहीं। अब लिखते हैं अपन ने एनायनिक लिगेंड के बाद न्यूट्रल लिगेंड। 4-5 ही है, न्यूट्रल लिगेंड इतना नहीं है, छोटा है, और केटायनिक लिगेंड तो बहुत ही छोटा है। इसके रेस्पेक्ट में हो गया? हाँ, लिख लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हो गया?
चलो एक बार न्यूट्रल देख लो, फिर एनायनिक लिखना वापस से। इसके बाद किसकी क्लास है तुम्हारी? किसकी? बायो की। बढ़िया। चलो यहां लिखो न्यूट्रल लिगेंड में, देखो न्यूट्रल के कुछ ही लिगेंड है, ये आपको याद रखना है। एनो जो न्यूट्रल लिगेंड है इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसिल। सीओ जो न्यूट्रल लिगेंड है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। एनएस कर दिया तो थायोनाइट्रोसिल, और एन सीएस कर दिया तो आपके सामने थायोनाइट्रोसिल, और सीएस कर दिया तो थायो कार्बोनिल। H2 को बेटा लिखा जाता है डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। इसको लिखा जाता है डाई ऑक्सीजन। NH3 को स्पेलिंग के साथ याद रखना है, AMMINE, अमाइन बोलते हैं। वाटर का लिगेंड में नाम होता है एक्वा। ये हो जाता है आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये हो जाता है आपके पास हाइड्राजीन। हाइड्राजीन ये याद ही करने हैं, लिगेंड के चार्ट्स हैं, केटाइनिक, एनायनिक और न्यूट्रल वाले। 2-3 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। ये वाला अभी के लिए हटा दीजिए, ये काम बाद में काम आएगा। ये डेंटिसिटी का एग्जांपल है, यहां गलती से प्रिंट है। चलो तो आपके पास ये न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए, इतने ही न्यूट्रल लिगेंड काम आएंगे आपके पास। ये और ये मेजर है जो काम आएंगे आपके पास। एनएस और सीएस भी आपके पास काम आएंगे, बाकी बहुत रेयर काम आएंगे, बट लिखना है इसको। जिस पे एरो लगाया है वो याद होना चाहिए, बाकी नहीं भी याद हो तो चलेगा। एनायनिक में सारा ही याद होना है, न्यूट्रल बहुत कम है, उसका न्यूट्रल के बाद केटाइनिक बहुत कम है। लिख लिया? कल मेजर होगा इसमें, डेंटिसिटी वगैरह स्टार्ट होगा, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, वो होगा मेन। तो न्यूट्रल के बाद 4 आपके पास है केटाइनिक। केटाइनिक लिगेंड में आपके पास क्या होता है? नाइट्रोसिल है ना, तो ईएम जोड़ दो। नाइट्रोसिल है तो ईएम जोड़ दो, केटाइनिक लिगेंड में ईएम जोड़ देते हैं, नाइट्रोसिलियम। ये हो जाता है नाइट्रोनियम, यहां पे हो जाता है हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। तो केटाइनिक लिगेंड में कुछ नहीं होता है, ईएम जोड़ देते हैं लास्ट में, बस ईएम जोड़ देते हैं, आपके पास केटाइनिक लिगेंड आ जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल पढ़ेंगे डेंटिसिटी, चिलेटिंग, नॉन चिलेटिंग, एम्बिडेटेंट वगैरह सब। ये अब आपस में कर लो।